हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि इतिहास का सबसे पहले आज हम एक बार फिर जो लोग नए कैंडिडेट हैं उनके लिए सिलेबस बताने जा रहे हैं कि वास्तव में सिलेबस में हमें कैसे चलना है, क्या पढ़ना है और कौन सी टेक्स्ट बुक मुझे पढ़ना है, जिससे कि 100% हमारा प्री में और मेंस में प्रश्न मिल जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उस विषय में। जैसे कि देखा होगा कि प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप 10+2 की NCERT की बुक्स लेना। फिर झां श्री माली यानी कि झां श्री माली की जो किताब है ये बहुत बेस्ट किताब है, झां श्री माली ले लेना। इसके बाद केसी श्रीवास्तव, ये आज भी किताब वास्तव में देखा जाए यहाँ से सब कुछ मिल रहा है। केसी श्रीवास्तव ये भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये किताब पहले तो जब विषय होता था 100% प्रश्न काफ़ी मिलते थे यहाँ। और मध्यकालीन में आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन में जैसे LP शर्मा की किताब बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ 10+2 की NCERT आपको जरूर पढ़ना है तीनों में। तो LP शर्मा और SC वर्मा की किताब जो है बहुत अच्छी किताब है। ये हरिश्चंद्र वर्मा 2 पार्ट में है, ये याद रखना, ये +1 और 2, यानी कि पहला जो है आपका दिल्ली सल्तनत काल है, दूसरे में मध्यकालीन इतिहास है यानी कि मुगल काल। तो ये 2 पार्ट में है, बहुत अच्छी किताब है ये। तो ये दोनों आपको पढ़नी है। आधुनिक भारत में आपको 10+2 की NCERT याद रखना, 10+2 की NCERT। और इसके बाद आपको क्या करना है, NCERT के बाद आपको BL ग्रोवर की किताब, BL ग्रोवर जो है ये किताब बहुत अच्छी बेस्ट किताब है। तो BL ग्रोवर ये चूँकि पहले देखा हो गया, आपने देखा ही होगा, यहाँ से जब विषय होता था लगभग प्रश्न मिल जाते थे। BL ग्रोवर, तो BL ग्रोवर और बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा ये भी बहुत अच्छी किताब है। बिपिन चंद्रा, आपको इतनी ही किताबें पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार, और यहाँ से आपको लगभग सभी प्रश्न मिलेंगे। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राचीन इतिहास में मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास के विषय में हम जानकारी आपको देंगे अभी कि प्राचीन इतिहास में मुझे कैसे चलना है, क्योंकि लोगों की ये अक्सर एक समस्या रही है कि प्राचीन इतिहास से प्रश्न ज़्यादा गलत होते हैं। आज देखा जाए कि प्राचीन इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो भी बता देंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल, देखो ध्यान देना कि प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद सिंधु घाटी सप्ताह, इसके बाद वैदिक काल। अब वैदिक काल को 2 भागों हम लोग डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा हो जाएगा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा पार्ट हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल। क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल। अब देखो ऋग्वैदिक काल में हम लोग क्या कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक। तो ये तो तुम्हारा ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। तो ये तो आपका वैदिक काल हो गया। इसके बाद देखो सूक्त काल, यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, सूक्त काल से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लेना। इसके बाद आपको यानी कि जैन बौद्ध, जैन है,
बौद्ध है, भगवत है और शैव है। इसको पढ़ना है। प्रश्न आजकल देखा जाए सबसे ज़्यादा यहीं से बन रहे हैं, भगवत शैव से आप प्रश्न कम बनते हैं, इक्का दुक्का प्रश्न पूछ देते हैं। वो भी हम बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं उसमें हमने बताया भी है, एक बार फिर पुनः चर्चा करेंगे। तो ये भी आप लोग देख लेना। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद से आपने देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, आज भी प्रश्न 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद आज वास्तव में देखा होगा, जो 16 महाजनपद थे आज जो बढ़ के कितने जनपद 28 हो गए हैं, और कहा जाए 7 केंद्र शासित प्रदेश तो अब 8 हो गए। तो उनको कैसे हम लोग पूरा बताएंगे डिटेल में। और दूसरी चीज, इसके बाद मगध साम्राज्य का उद्भव विकास। अब देखो मगध साम्राज्य का उद्भव विकास, इसमें भी आपको हम बता दें अभी मगध साम्राज्य का उद्भव विकास। अब कैसे पढ़ा जाए मगध साम्राज्य का उद्भव विकास, ये भी हम चर्चा करेंगे। जैसे देखा जाए कि मगध साम्राज्य का उद्भव विकास, मगध साम्राज्य का उद्भव और विकास। अब मगध साम्राज्य में कितने वंश आए हैं, है ना, कौन कौन लोगों ने शासन किया है। जैसे हर्यक वंश, हर्यक वंश आ गया। तो हर्यक वंश में कितने लोगों ने शासन किया, वो भी बताएंगे। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग नाग वंश। तो नागवंश, अब इसमें भी बताएंगे कितने लोगों ने शासन किया। फिर इसके बाद नंद वंश। अब देखा होगा नंद वंश से ज़्यादा प्रश्न हर्यक वंश भी बहुत पूछा जाता है। हर्यक वंश में 3 शासकों का नाम याद रखना कि बिम्बसार है, बिम्बसार, अजातशत्रु और उदायन। ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके पुत्र ने सत्ता प्राप्त की थी। जैसा उसने किया उसके पुत्र ने भी वैसे ही किया। अब नागवंश, इसमें भी आप लोगों को बताएंगे। और नंदवंश, वास्तव में प्राचीन इतिहास में पहली बार अगर ये पूछा जाए कोई शूद्र शासक बना, वो कौन था, तो महापद्मानंद। जो महापद्मानंद थे ये शूद्र शासक थे, यानी कि महापद्मानंद, पद्मानंद। और महापद्मानंद ने परशुराम की उपाधि भी धारण की थी, यह भी कहा जाता है। और महापद्मानंद पहला ऐसा प्राचीन काल में राजा हुआ जिसने नहरों का निर्माण कराया। वास्तव में मित्रों याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन काल में कौन ऐसा एक राजा हुआ जिसने नहरों का निर्माण कराया, तो नंद वंश का शासक था महापद्मानंद। और अगर ये पूछा जाए कि मध्यकालीन में नहरों का निर्माण करता कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक लगा के आना। और अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक नहरों किसने बनवाई, तब फिर फिरोज शाह तुगलक को लगाना। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ना है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि नहरों का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में इसका उल्लेख भी हुआ है। और वो अभिलेख किसका था, खारवेल का था। इसके बाद महापद्मानंद के बाद घनानंद आता है। और घनानंद वास्तव में एक ऐसा शासक हुआ जो कहा जाए आधा मेकअप फीमेल का था और आधा मेल का, ऐसा करके वो दरबार में पहुंचता था।
वो इस वजह से कि ऐसा करके ज़्यादा था, अगर कोई उसके ऊपर टिप्पणी या हंसी मजाक तक करता था उसे वो मरवा देता था। अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता था। और कहा जाए कि यही घनानंद, इसी के ऊपर चाणक्य नीति भी बनी हुई है कि चाणक्य जब इसके दरबार में पहुंचता है, यानी कि जब निमंत्रण ये देता है चाणक्य को, और चाणक्य ये उस समय तक्षशिला के महापुरोहित थे। और तक्षशिला वर्तमान में देखा जाए कहाँ पर है तो अफगानिस्तान में है, और वास्तव में प्राचीन काल का शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। और इसके बाद अगर शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पूछा जाए तो नालंदा लगा के आना, और तीसरा पूछा जाए कि और कौन था तो धर्मपाल ने 2 विश्वविद्यालय बनवाए थे। एक तो विक्रमशिला था और दूसरा सोमपुर था। ये 2 विश्वविद्यालयों का निर्माता धर्मपाल था। ये कहाँ का शासक था तो ये बिहार का शासक था। तो ये भी याद रखना। और वास्तव में मित्रों याद रखना कि यहाँ से अक्सर पूछा जाता है कि प्राचीन काल के 4 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो कभी कभी तो आईएएस में देखा होगा, मैथ्स में आता है, पीसीएस में एक एक करके भी पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग तैयार रखना। घनानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया था तो मित्रों उसी चाणक्य ने, यानी कि घनानंद को, उसी चाणक्य ने घनानंद को यानी कि मारने के लिए, यानी कि उसके वंश को समाप्त करने के लिए, अब उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि जब तक तुम्हारा वंश समाप्त नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। वास्तव में मित्रों जिस समय दरबार में अपमान होता है तो वहाँ से वो निकलता है, और निकलने के बाद बस विचार कर रहा था कि कैसे इसको हम समाप्त करें, इसके वंश को कैसे समाप्त करें और अपना हम बदला लें। इसी बीच में एक अबोध बालक था तो राजकीलम खेल खेल रहा था। जब इसकी नज़र पड़ी तो उस बालक को बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा मालिक कौन है। तब उसने बताया कि मेरा फला फला मालिक है, चूँकि उसको बेचा जा चुका था। और कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसके पिता बचपन में जब खत्म हो गए तब इसके भाइयों ने इसको बेच दिया एक पशुपालक के यहाँ। उस पशुपालक ने यानी कि पुत्र के भांति अपना पाला पोसा इसको, और इसके बाद ये चरवाहा का काम करता था। जब ये चरवाहा का कार्य कर रहा था उसी जगह ये अपना, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं तो वह भी अपना एक राजकीलम खेल खेल रहा था। चाणक्य उधर से गुजरता है और चाणक्य की जैसे नज़र पड़ती है वो बालक को बुलाकर और पूछते हैं कि तुम्हारा मालिक कौन है। तब वो बताता पूरी अपनी घटना कि मेरा मालिक का तो पता आता नहीं है उस समय, लेकिन वर्तमान में जो है उनको बताया। मेरे पिता बचपन में ख़त्म हो गए, उसने सारी पूरी अपनी दास्तान बताई। और जब उसके मालिक के पास पहुंचते हैं तो चाणक्य ने कहा ये बालक मुझे चाहिए। उसके यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मालिक थे उन्होंने इतना ज़्यादा मूल्य बोल दिया। उसने सोचा हो सकता है ये ना खरीदे, लेकिन चाणक्य को तो उस बालक को चाहिए ही था। तो चाणक्य ने कहा भाई अपना मूल बताइए इस बालक का। तो उन्होंने कहा 1000 का सपड़ लेंगे। चाणक्य बोला ठीक है हम 1000 का सपड़ देंगे और ये बालक मुझे चाहिए। वास्तव मित्रों वही बालक को वो खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। नालंदा है, विक्रमशिला है, सोमपुर है या तक्षशिला। तो तक्षशिला लगा के आना और वहाँ पर उसकी शिक्षा दीक्षा होती है। मित्रों याद रखना वही शिक्षा दीक्षा में जब पारंगत हो जाता है तो वही जो चंद्रगुप्त मौर्य है उससे चाणक्य अपनी बात रखते हैं। जो एक घटना घटी उसका पूरा अपना ब्यौरा देते हैं कि मेरे साथ कैसे कैसे घटना घटी। जब ये घटना को वो व्याख्यान कर रहे हैं इसी में ये बहुत क्रोधित हुआ, और इतना क्रोधित हुआ इसने संकल्प लिया कि हम आज जो है इसको समाप्त करके ही रहेंगे।
तो चाणक्य ने कहा कि देखो वो भी एक महान राजा है, ये गलती कभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर मैं भी वहाँ पर कुछ बोलता तो हो सकता उसके पास यानी कि इतनी शक्तियाँ थी मुझे वहीं टुकड़े करके फेंकवा देता। तो कभी भी जल्दबाजी में ऐसे कदम नहीं उठाए जाते हैं। और उसके लिए चाणक्य ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत उसके राज पर अटैक करते हैं। और मित्रों याद है कि जब अटैक होता है तो चारों तरफ से मोर्चाबंदी हो गई। जो मुख्य द्वार था जहाँ से घनानंद को भागना था, जैसे भागता है चंद्रगुप्त वहीं पे खड़ा होता है और उसके बाल पकड़कर अपने गुरु के चरणों पर डाल देता है। कहता है गुरु अब ये आपका यानी कि अपमान करने वाला व्यक्ति जिसने भरे दरबार में आपका अपमान किया, ये आपका शिकार है। आप जो इसे सजा देना चाहें आप दीजिए। बाद में उसी घनानंद की हत्या कर दी जाती है, चंद्रगुप्त करता है। और कहा जाए उस वंश को समाप्त करने के बाद फिर इसके बाद एक नवीन वंश की नींव पड़ती है और वो वंश होता है मौर्य वंश। वास्तव में इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाए कि मौर्य वंश एक ऐसा वंश था जिसने एक बड़े भूभाग पर शासन किया। पहली बार एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। पहले क्या था कि छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। अब लेकिन एक बड़े भूभाग पर शासन करने वाला पहला ऐसा व्यक्ति कौन हुआ? तो मित्रों याद रखना, यही चंद्रगुप्त मौर्य था। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य जैसा योग था उसके बाद एक परंपरा चली आई। उसका बेटा जब वो बैठता है गद्दी पर बिंदुसार, वो भी योग था। लेकिन बिंदुसार का जो बेटा हुआ अशोक, वो इतिहास के पन्नों में आज भी काफ़ी प्रेरणादायक है। आज भी लोग अशोक का नाम जरूर जानते होंगे। अशोक एक ऐसा महान शासक हुआ जो पहले बहुत क्रूर था। कहा जाए अशोक पहले इतना क्रूर था, अगर कोई हंस भी देता था, मजाक करता था, मरवा देता था जब वो शैव धर्म का था। एक बार अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, यानी कि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग युद्ध लड़ा था तब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। इसी के बाद अशोक की जो अंतरात्मा थी काफ़ी झकझोरी और उसने कहा कि अपने लाभ के लिए कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, और अगर मेरे राज्य पर कोई अटैक करता है तो सुरक्षा के लिए ही हथियार उठाए जाएंगे, अपने लाभ के लिए हथियार नहीं उठाए जाएंगे। और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। और मित्रों याद रखना, जब बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो इसके बाद अशोक ने यानी कि अपना पूरा जीवन जो था धर्म प्रचार, लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे अशोक महान थे जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा अपना इतिहास लिखा। यानी कि अशोक के जो 14 अभिलेख मिलते हैं बड़े प्रशंसनीय हैं, आप लोग उनको जरूर पढ़िए। तो मित्रों इस तरीके से ये मौर्य वंश का इतिहास होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि योग अगर राजा है और योग पुत्र मिल जाता तब तो लंबे समय तक शासन करता है, लेकिन योग अगर यानी कि राजा है उसका पुत्र अगर अयोग्य है तो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएगा। तो ये है यानी कि मौर्य वंश का इतिहास की कहानी। अशोक के पूरे विषय में बताएंगे कि उसने अपने जो अभिलेख थे, अभिलेखों के द्वारा उसने पूरी वार्तालाप करी कि प्रथम में क्या क्या, द्वितीय में क्या क्या, तृतीय में क्या क्या, पूरा हम वर्ष यानी कि आपसे चर्चा करेंगे। प्रथम पृथक शिलालेख उसमें भी क्या चर्चा की है वो भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमें इतिहास पढ़ना है। मित्रों देखो, सिंधु घाटी सप्ताह जब पढ़ें तो प्रयाग ऐतिहासिक, तो प्रयाग ऐतिहासिक में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। प्रयाग ऐतिहासिक में देखा होगा आग की खोज कब हुई, तो निमपुरा पाषाण में। आग का प्रयोग कब सीखा? नवपाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले कृषि कब प्रारंभ किया? तो मध्यकालीन मध्य पाषाण में। और अगर ये पूछा जाए कि मानव ने यानी कृषि प्रारंभ किया तो कब? नवपाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग सीखा नवपाषाण काल में।
मानव ने रिश्ते संबंधी जानकारी प्राप्त की नवपाषाण काल में। तो इस तरीके से जो मुख्य मुख्य चीज़ें हम बताएंगे। सिंध घाटी सप्ताह में आप लोगों को पहले हमने बताया कि हड़प्पा की खोज होती है, मोहनजोदड़ो खोज होती है, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, रोजदी, दैमाबाद, माडा, आलमगीरपुर, सुतका गिडोर, तो राखी गढ़ी, इस तरीके से इनकी सबकी जो खोज होती है और कौन चीज़ कहाँ पर मिली। लोथल वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो वाला अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम बताएंगे पुनः, और एक बार हम पढ़ा चुके हैं इसको, वो भी जैन बौद्ध वाले में। देखो वैदिक काल की जो परंपरा चल रही थी मित्रों, आज भी देखिए कि वैदिक काल उस समय की परंपरा आज भी चल रही है कि पिता के नाम पर ही पुत्र का कुल का नाम रखा जा रहा है। यानी कि उस समय की परंपरा चली आ रही है। सातवाहन वंश एक ऐसा वंश आया जहाँ पर यानी कि नारियों की शक्ति प्रबल हो जाती है तो मात्र वंश की तरफ से पुत्र के नाम रखे जाते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी है, गौतमी पुत्र बलमामी है, गौतमी पुत्र वशिष्ठी है। तो ऐसे आपको सातवाहन काल में मिलेंगे। सातवाहन काल में पहला ऐसा वंश जो शीशे के सिक्के, कांच के सिक्के चलाए, तो ये भी याद रखना। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो हिंद यवन ने चलाए। सोने के नियमित सिक्के किसने चलाए? तो कुषाणों ने चलवाए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने डाले? तो गुप्तों ने डाले। तो मित्रों इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब सोने के सिक्के अगर राजा का नाम पूछा जाए तो मेनांडर को लगा के आना। तो चाहे जैसा प्रश्न पूछा जाए, अगर कॉन्सेप्ट आपके तैयार है फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको इस तरीके से चलना है। फिर इसके बाद हम मध्यकालीन भी बताएंगे कि मध्यकालीन आपको कैसे पढ़ना है। तो कल हम लोग पुनः विषय पे यानी कि सिलेबस पे चर्चा करेंगे, और सिलेबस आपको हम इतना बता देंगे कि सिलेबस से ही काफ़ी प्रश्न आ जाएंगे, पूरा हम सिलेबस रटवा देंगे। तो मिलते हैं मित्रों, कल पुनः फिर मिलते हैं। और अब जो है प्रयास यही है कि आप लोगों टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रयास करिए, पेपर आप लोग बहुत सॉल्व करिए। अगर आप लोग पेपर वास्तव में सॉल्व करते हैं फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पुनः फिर हम।